हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पराचा साहब। पराचा साहब, अल्ताफ की जिस तरह से मौत हुई उसे सुसाइड बता दिया गया और वो टोटी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई, लेकिन सवाल वही उठता है कि 22 साल का अल्ताफ कैसे ऐसी घटना में मारा गया। और पुलिस, साफ दिख रहा है कि पुलिस ने क्या किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? ये अल्ताफ के वालिद, अगर आपको याद होगा या मालूम होगा कि उन्होंने उसके बाद पुलिस को क्लीन चिट भी दे दी और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा है, शायद ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मुझसे जबरदस्ती अंगूठे और साइन करा लिए गए पुलिस द्वारा। इसके लिए मैं समझता हूं कि हम सब जो अपने आप को अम्बेडकराइट्स कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी की तंजीमों के लीडर्स, उनको शर्म आनी चाहिए बहुत ज्यादा कि हालात अब आज यहां ऐसे पहुंच गए हैं कि एक ऐसे बाप को जिसके बेटे को कत्ल कर दिया गया बेरहमी से, पुलिस नहीं, पुलिस की वर्दी पहनकर जो गुंडे और एक्सटॉर्शनिस्ट मवाली जो लोग हैं उन्होंने मर्डर कर दिया, उसको बाप जो है डर के मारे, दहशत के मारे उसको क्लीन चिट देने पे मजबूर है और वो इस चीज के लिए राजी भी हो गया। तो ये हम सब लोगों को शर्म का मुकाम है, हम लोगों को सबको शर्म करनी चाहिए और यही इस चीज की सबसे बुरी बात है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस योगी जी के नेतृत्व में और देश की बहुत सारी पुलिस जो आरएसएस और बीजेपी की जहां सरकारें हैं, वो अमित शाह साहब के नेतृत्व में उनकी डायरेक्शंस पे ये सारे काम हो रहे हैं। इसकी तरफ सारे सबूत, सारे जो हालात हैं वो इशारा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कानून में जो सेटल्ड कानून है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और पूरी दुनिया में, जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो रात के अंधेरे में होती हैं या तन्हाइयों में होती हैं। तो कॉन्स्पिरेसी के डायरेक्ट आई विटनेस नहीं होते, जो सर्कमस्टांसेस, हालात होते हैं वो बताते हैं कॉन्स्पिरेसी। अब अगर आप देखें तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अमित शाह साहब ने उत्तराखंड में जाके क्या कहा कि जो हाईवेज हैं उस पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, मेरी गाड़ी रोक दी गई उस पर, ऐसा उन्होंने एक वाकया बताया। उसके फौरन बाद गुड़गांव हुआ। तो ये मैसेज उस तरीके से योगी जी ने बोला कि मुसलमानों को टाइट करना है और इस तरह के मैसेजेस दिए, तो उसका जमीन पे क्या रिएक्शन हुआ आपने बांगरमऊ में देखा था। फैसल को किस तरीके से पैसे उगाई के चक्कर में मार दिया गया। तो ये जो पब्लिक स्पेस से, जो पब्लिक स्पेस में अमित शाह साहब जैसे होम मिनिस्टर और योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे चीफ मिनिस्टर आसाम के, जिनका सगा भाई उस जालिमाना हरकत में इन्वॉल्व था जो दुनिया भर ने देखी आसाम में, उसी तरीके से त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो ये वीएचपी ने वहां पे जो निकाली, जो रैली निकाली थी और उसके बाद हमले किए थे, वो सब कौन मैसेज दे रहा है? एक बात हो गई है कि इस तरह का मैसेज, तो अगर ये डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर्स से, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से इंटरेक्शन करते होंगे ये लीडर्स, तो आप सोच सकती हैं किस जबान में बात करते होंगे। कि यही कहते होंगे ना, अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि मार दो सब मुसलमानों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, हम देख लेंगे। ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए अब हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, अमित शाह साहब को भी, योगी जी को भी, बिलफर्ज इस केस में ही डाउट देते हैं, फैसल के केस में भी डाउट देते हैं। तो शक दूर कैसे होता है उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूं। चलिए, एक पुलिस वाले ने यह काम कर दिया कि इस लड़के को मार दिया, कत्ल कर दिया इसका, जिसका बाप उसे खुद देके गया था, अल्ताफ का। ठीक, अब सीनियर, चलिए मार दिया, तो ये बात अगर योगी जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो बहुत ही अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या स्टैंड लिया? ये नहीं कहा कि हम इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब घिनौना मजाक था कि ऐसी टोटी से लटक के वो मर गया। तो ये डिफेंस जो किया जा रहा है उन पुलिस अधिकारियों का,
तो वो ये बात को, और उसके बाद योगी जी ने भी कुछ नहीं किया, ना फैसल के केस में, ना अरुण वाल्मीकि के केस में किया कुछ। पुलिस वहां भी अरुण वाल्मीकि का केस जो आगरा में हुआ, वहां क्या बोला गया, उसकी 35 लोगों को अलग अलग स्टेट से पकड़ के पुलिस ने थाने में बिठा लिया, उसकी फैमिली के, और 3-4 दिन तक बिठाए रखा। एक रात को उसकी मां को छोड़ा गया कि तुम 7 लाख रुपए इकट्ठे करके लाओ, चाहे अपना घर गिरवी रखो, तो हम इनको छोड़ देंगे, नहीं तो मारेंगे। और वो उन्होंने मारा। फिर उसके बाद ये जो गुंडों की तरह बिहेव कर रही है पुलिस, ये बगैर चीफ मिनिस्टर साहब की इन्वॉल्वमेंट के ये हो ही नहीं सकता। वो उसका सबूत ये है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज नहीं होते, बल्कि अरुण वाल्मीकि के केस में भी आपने देखा कि उसके सगे भाई से ये लिखवा लिया गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया था। तो और इसके बाद से अल्ताफ के फादर से ये कहलवा लिया गया कि मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। तो ये क्या, ये जो चीज है, क्या ये बगैर योगी जी की पुष्टपनाही और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकती है? ये नहीं हो सकती। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, आपने त्रिपुरा की बात की। त्रिपुरा में जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी, लेकिन उसके बाद एक एक लोग जो लिखते चले गए उनके ऊपर यूएपीए लगा, 100 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा। लेकिन सवाल ये है कि सब लोग खामोश क्यों हैं? या फिर मुसलमान हैं तो यूएपीए उनको गिफ्ट में दे दिया जाएगा। आप वकील हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को, तो आपको क्या लगता है कि ये यूएपीए जो प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, क्या मुसलमानों के सर पे लिखवा दें कि वो मुसलमान है इसीलिए उसको यूएपीए दिया जाएगा? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं, बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल्स के ऊपर भी, इसको आप ध्यान में रखिए। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी, भीमा कोरे गांव में आप लोगों ने सबने देख लिया, जी, छत्तीसगढ़ में आप देख लें, ये मनुवादी मानसिकता के अटैक हैं जो मुसलमानों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर है। और पैटर्न एक ही है। यूएपीए सबसे खतरनाक हथियार है क्योंकि उसमें बेल नहीं मिलती। आप कोई भी झूठा सच्चा मुकदमा, यही यूएपीए की सबसे बड़ी बुराई है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे दिल्ली दंगों में भी जो यूएपीए में चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन बेल नहीं मिल सकती क्योंकि कानून ऐसा है। इसीलिए दहशत फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों में, सिख में, क्रिश्चियंस में और बौद्ध की कम्युनिटी के लोगों में दहशत फैलाने के लिए यूएपीए का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इसी नाजायज इस्तेमाल की वजह से, अगर आप लोगों को याद होगा, तो पहले इस तरह के लॉज लैप्स भी कराए गए, जैसे टाडा को 1998 में लैप्स कराया गया था, उसको रिन्यू नहीं किया गया था, और पोटा को तो रिपील किया गया था 2004 में पार्लियामेंट द्वारा। तो ये भी उसी तरीके का मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल फायदों की वजह से, लोगों को दबाने की वजह से, और अपने जो बुरे गंदे कारनामे हैं सरकार को, उसको छुपाने की वजह से मुसलमानों की, दलितों की और शेड्यूल ट्राइब की नफरत फैला के अपने जो गंदे कारनामे हैं, चाइना हमारे देश में घुसाया, पाकिस्तान रोज वो जो है इंट्रूजन्स कर रहा है कश्मीर में, पंजाब में, और हमारा मुल्क का हर एक शोबे में बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। उससे ध्यान बटाने के लिए जो ये क्रिमिनल साजिश चल रही है हाईएस्ट लेवल से, वो एक ऐसे मोड़ तक पहुंच चुकी है कि अगर हम लोग, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज के लीडर खड़े नहीं होंगे तो बचेंगे ये भी नहीं, कोई नहीं बचेगा इसमें। अगर हम आज खड़े होंगे तो देश भी बचा पाएंगे और इस हालात से निजात भी दिला पाएंगे जो अल्ताफ के वालिद को करना पड़ा। वरना आप लोग देख रहे हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी का एग्जाम्पल आपके सामने, बात करने गए, 5 दिन बाद ये झूठा मुकदमा उन पर लगा दिया। इनसे डर के पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। संविधान में हमारे आज भी इतनी ताकत है, कानून में इतनी ताकत है, लेकिन बुज़दिली का जो मुजाहरा हो रहा है हमारी लीडरशिप की तरफ से, वो है इसकी सबसे बड़ी वजह। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ही हो रहा है कम्युनिटी का भी, देश का भी, और मुस्लिम क़यादत का, दलित क़यादत का और ट्राइबल क़यादत का भी नुकसान हो रहा है, माइनॉरिटी की क़यादत का। सर, इसी में एक सवाल ये भी बनता है कि अक्सर किसी के ऊपर जुल्म हो गया तो हमने जाकर उसकी मदद कर दी, लेकिन कानूनी तौर पर हम उन्हें मजबूत करने के लिए कभी आगे नहीं आती। हमारी तंजीमें भी अक्सर, चाहे उमर गौतम साहब की अगर हम बात करते हैं, तो जब सारी चीजें हो गई, गिरफ्तारी हो गई, छापे हो गए, तो उसके बाद तंजीमों ने आगे कहा कि हम आकर उनका केस लड़ेंगे। उनके बेटे को भी उठा लिया गया। अभी अल्ताफ में भी लोग पैसे दे रहे हैं
मनीष गुप्ता की जेल में मौत होती है तो 40 लाख दिए जाते हैं, अल्ताफ की हुई तो 5 लाख देकर मामला रफा दफा कर दिया। जिस तरह से हालात हैं वो यही दिख रहा है कि मामला रफा दफा हो गया है बाप के अंगूठे के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है कि तंजीमों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर मामला शांत कराने के लिए अब एक नया ही रूप ले लिया है? और दूसरा सवाल ये कि जो डिफेंसिव मोड में रहेगा वही फलता फूलता रहेगा और जो अग्रेसिवली हिट करेगा उसके ऊपर यूएपीए लगा देंगे, उसको टेररिस्ट एक्टिविस्ट बताकर उन संस्थाओं को बंद कर देंगे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा जहन इसमें एकदम साफ है और बिल्कुल ही मैं साफ गोई से कहना भी चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का नाजायज काम हुआ, दंगों में हमले कराए गए, जो जैसे दिल्ली में हुआ या त्रिपुरा में हो रहा है या असम में भी हुआ या अल्ताफ के साथ हुआ या फैसल के साथ हुआ या अरुण वाल्मीकि के साथ हुआ या जो हाथरस की हमारी वाल्मीकि बच्ची थी उसके साथ हुआ या दिल्ली कैंट में जो हुआ हमारी बच्ची के साथ या जो संगम विहार की मुस्लिम बच्ची थी उसके साथ हुआ, जो लोग भी सिर्फ ये काम करते हैं, तो मैं इसमें पूरा पर्सपेक्टिव ये समझता हूं कि 10 से 15% तक जो काम करने का है इन चीजों को रोकने के लिए, बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए कि ये चीजें ना हो। 10 से 15% काम है उन लोगों को जमानत पे बाहर छुड़वाना, उन लोगों की मदद करना फाइनेंशियल, तो ये 10 से 15% काम है। लेकिन 85% काम ये है कि उन जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जो राजनीतिक नेता हैं आरएसएस और बीजेपी के या किसी और तंजीम के भी, उन लोगों ने जो ये हमले कराए हैं पुलिस और प्रशासन से मिलके साजिश करके, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना इसका सही सॉल्यूशन, सही दवाई, सही इलाज है। ये 85% इलाज है, ये 15% इलाज है। ये 85% काम जो लोग नहीं कर रहे और जो सिर्फ ये 15% काम कर रहे हैं, पैसे पहुंचाने का, मदद पहुंचाने का, बेल पे छुड़ाने का, सालों साल लोग जेल में रहते हैं उसके बाद बेल पे छुड़ा लेते हैं, तो वो तो या तो नासमझी में, बेध्यानी में, कमअक्ली में, या वो सब लोग मुलव्विज हैं, क्योंकि इससे जो मनुवादी ताकतें हैं, आरएसएस की ताकतें, इससे उनको फायदा ही होता है। और एक तरह से देखा जाए तो कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है जो पैसे दुनिया से इकट्ठे करके इनको ना देती हो। अब उसका कोई अकाउंट तो है नहीं, तो ये तो एक तरह का, अगर सिर्फ एक बायस नजर से भी देखा जाए, मैं अगर बायस्ड होकर भी देखूं तो ये कह सकते हैं बायस नजर से कि ये तो एक धंधा बन गया है कि दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कीजिए। आपको तो शायद इन तंजीमों को अगर नेगेटिव नजर से देखा जाए, मैं नहीं देखना चाहता, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये तो एक बिजनेस है। जितने ज्यादा जुल्म होंगे उतने ज्यादा कलेक्शन होगी, उतने ज्यादा आप लोग मदद करोगे, क्योंकि जेब से तो कोई नहीं कर रहा ना, ये तो एक बिजनेस बन गया है। तो ये बिजनेस तब नहीं रहेगा जो लोग 85% काम कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसको लगाम लगाने का, इन चीजों को रोकने का काम है, और उसमें खतरा भी बहुत है। और खतरा जो लेते हैं वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो ईमानदारी से, इंसाफ से और ईमान से काम कर रहे होते। पराचा साहब, बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन इस सब में एक चीज ये है कि आज तक कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। दूसरा कि जब भी आपने 85% की बात की, तो इतना वक्त बीत जाने के बाद आज तक वो 85% हम लोगों का समाज क्यों नहीं स्ट्रांग हुआ? मैं यहाँ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ दलित की बात कर रही हूँ, ट्राइबल्स की बात कर रही हूँ, आदिवासी की बात कर रही हूँ, मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ। आज तक ये हम लोग इतने मजबूत क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आप वकील हैं, आप जानते हैं जमीनी स्तर से लेकर कोर्ट के और वो तमाम दाव पेच को। क्यों हम आज तक इतने मजबूत नहीं हो पाए कि जब दलित मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, आदिवासी मारा जाए, तो मामले को रफा दफा करके ये बता दो कि हार्ट अटैक आ गया, फांसी लगा ली और तमाम तरह की चीजें बोल दी जाए। तो वो चोरी लेकिन था, वो खुद ही चोर था। बिल्कुल। या फिर अगर किसी गुप्ता और पांडे और इस तरह के लोगों की मौत हो तो बकायदा सीएम तक भी उनके घर जाकर 40 लाख, 1 करोड़ तमाम तरह की रकमें देते हैं, और पुलिस को बकायदा गिरफ्तारी भी होती है। तो इन सब केसेस में पुलिस की कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये क्या अवार्ड पाने के लिए ये गरीबों को मार दो और अवार्ड ले जाओ? क्यों हमारा सिस्टम इतना लैग कर रहा है, और अब तक क्यों इतनी चीजें ठीक से या सिस्टमैटिकली, चाहे 10% ही ठीक चलता है, तो अब तक क्यों नहीं चल पाया है? इसमें मैं, देखिए, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की जो आवाम है, जो ग्रास रूट पे आवाम है,
वो बहादुर है, वो ईमानदार है, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो बेईमान है, डरपोक है, बुज़दिल। ये वजह है इसकी बुनियादी तौर पे। मगर देखिए, क्योंकि ये दवाई सामने नजर आ रही है और हम वो अपनी आवाम को, जो हम लोग अपने आप को कायद कहने का या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कहने का या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कहने की जुर्रत करते हैं, वो लोग सामने आके लड़ने को तैयार नहीं है। दवाई है और जो गरीब, जो आम आदमी है इन तबकों का, वो लड़ने के लिए तैयार है। CANRC में आपने देख लिया, किसान आंदोलन में आपने देख लिया, 2 अप्रैल 2018 में आपने देख लिया कितना बड़ा भारत बंद हुआ था जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने कराया था। तो ये अवाम में दम है। लीडरशिप जो है हमारी, चाहे वो इनमें से किसी भी कम्युनिटी की हो, वो लीडरशिप बुज़दिल है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। और लीडरशिप जो है हमारी आवाम के पैरों में बेड़ियां बांधती है, और उस वजह से सोल्यूशन है। तो हमें अपनी नई क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। और बुरा हाल देख लीजिए, क्योंकि क़यादत ठीक नहीं है इसलिए हाल बुरा चला आ रहा है आजादी के बाद से अब तक। अगर हम अंबेडकर साहब की बात सुन लेते, अगर हम मौलाना आजाद की बात सुन लेते, मुल्क की तकसीम ना होती तो आज ये हालत नहीं होती। तो अंबेडकर साहब की बात ना सुन के, मौलाना आजाद की बात ना सुन के ये नुकसान उठा रहे हैं। वैसी क़यादत उसके बाद आ ही नहीं रही है। बुनियादी परेशानी ये है, दो चार लोग कायद आए अच्छे, डॉक्टर फरीदी थे, काशीराम जी थे, ऐसे कुछ लोग आए। बाकी लोग जो हमारी क़यादत के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के, वो मेरे ख्याल से क़यादत बहुत ही कमजोर, लचर, कॉम्प्रोमाइज, बेईमान और डरपोक है। ये इसकी बुनियादी वजह है। जैसे ही हमारी क़यादत ठीक होगी, हम इस देश का निज़ाम एकदम संविधान के हिसाब से कर लेंगे। हम इस देश में इंसाफ और बराबरी का राज कायम करेंगे।